क्या कोई इंसान एक ही समय पर 900 किलोमीटर दूर दो अलग-अलग शहरों में मौजूद हो सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना। बिल्कुल। लेकिन नौकरी पाने की हताशा या कह लें लालच में कुछ लोग इसे भी मुमकिन बनाने की कोशिश कर डालते हैं। और जब ऐसी कोशिशें होती हैं तो मामला सिर्फ एक इंसान के फ्रॉड का नहीं रह जाता, ये हमारे पूरे सिस्टम पर, हमारी भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कहा। और आज हम राजस्थान की एक ऐसी ही घटना की तह तक जाने वाले हैं। मामला जुड़ा है सहायक अग्निशमन अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 से, जहां एक महिला अधिकारी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास जो जानकारी है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की जांच पर आधारित एक विस्तृत रिपोर्ट से आई है, और इसमें जो बातें सामने आई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। तो आज का मकसद साफ है, ये समझना कि ये पूरा घोटाला कैसे खुला, धोखाधड़ी का तरीका कितना अनोखा था और इस एक केस से हमें बड़े सिस्टम के बारे में क्या पता चलता है। चलिए इस मामले की परतें खोलते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जयपुर के मालवीय नगर जोन में असिस्टेंट फायर ऑफिसर के पद पर तैनात थी सोबिया सैयद जी। हाल ही में एसओजी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामला 2021 की फायरमैन भर्ती परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े से जुड़ा है। यहां तक तो ये एक सामान्य करप्शन की खबर लगती है। हाँ, लेकिन इस केस की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शक की शुरुआत किसी जाली दस्तावेज की शिकायत से नहीं हुई। अच्छा। अक्सर ऐसे मामलों में कोई विसल ब्लोअर होता है या कोई गुमनाम चिट्ठी आती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ शक की सुई घूमी नतीजों के विश्लेषण से। मतलब एसओजी ने सिर्फ नतीजों को देखकर ही कुछ गड़बड़ सूंघ ली? ये कैसे हुआ? नंबर ऐसे थे कि बस ठीक ठाक, कुछ खास नहीं। ओके। लेकिन जैसे ही बात फिजिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम की आई, उनके नंबर आसमान छू रहे थे। उन्हें संदिग्ध रूप से बहुत ज्यादा अंक मिले थे। अरे वाह, मतलब थियरी में बमुश्किल पास और प्रैक्टिकल में गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, कह सकते हैं। ये तो किसी भी जांच एजेंसी का ध्यान खींचेगा। ये ऐसा ही है जैसे कोई छात्र गणित के पेपर में 100 में से 35 नंबर लाए और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में उसे 100 में से 100 मिल जाए। होना नामुमकिन तो नहीं, पर शक तो पैदा करता है, और एसओजी के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। तो इसी एक धागे को पकड़कर एसओजी ने पूरी जांच शुरू कर दी। हाँ, एसओजी के एडीजी विशाल बंसल के बयान के मुताबिक ये कोई ऊपरी जांच नहीं थी। उन्होंने फिजिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान की वीडियो फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम खंगाला। अच्छा, वीडियो फुटेज भी देखी गई? हाँ, ये देखा कि क्या वाकई इस उम्मीदवार का प्रदर्शन इतना शानदार था। इसके साथ साथ जमा किए गए हरेक दस्तावेज की माइक्रोस्कोपिक जांच शुरू हुई। और जैसे जैसे वो इस मामले की गहराई में उतरते गए, चीजें और भी अजीब होती चली गई। सही कहा। लेकिन शक सिर्फ नंबरों के अंतर पर नहीं था। जब उन्होंने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, तब जो सामने आया वो किसी के भी होश उड़ा देगा। यहीं से ये केस एक आम भर्ती घोटाले से निकलकर लगभग अविश्वसनीय बन जाता है। क्या पता चला? जांच में पता चला कि सोबिया सैयद ने एक ही एकेडमिक सेशन में, यानी एक ही साल के दौरान, 1 या 2 नहीं बल्कि 3 डिग्रियां और डिप्लोमा हासिल किए थे। एक ही साल में 3 क्वालिफिकेशंस? ये कैसे मुमकिन है? मैं जानना चाहूंगा कि ये कौन कौन सी डिग्रियां थी। और यहीं पर इस धोखाधड़ी का पूरा ताना बाना छिपा है। सुनिए, पहली थी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा से एक नियमित यानी रेगुलर बीटेक की डिग्री। एक रेगुलर डिग्री, ठीक है। दूसरी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग नागपुर महाराष्ट्र से फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग का एक नियमित डिप्लोमा। एक मिनट, वो भी रेगुलर? हाँ, वो भी रेगुलर। और तीसरी झुंझुनू की सिंघानिया यूनिवर्सिटी से सब फायर ऑफिसर का एक और डिप्लोमा। आपने कहा 2 कोर्स रेगुलर यानी रेगुलर थे, एक कोटा से और एक नागपुर से। बिल्कुल। और यहीं पर आकर पूरा खेल समझ में आता है। रेगुलर स्टूडेंट होने का मतलब सिर्फ एडमिशन लेना नहीं होता। हाँ, उसका मतलब है कि आपको क्लास में होना पड़ता है। एग्जैक्टली। आपको क्लास में शारीरिक रूप से मौजूद रहना होता है, आपकी अटेंडेंस लगती है, आपको लैब में काम करना होता है। ये कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स नहीं है। समझ गया। तो एक ही वक्त पर एक ही इंसान कोटा की यूनिवर्सिटी में रेगुलर बीटेक की क्लास में भी बैठा है और उसी वक्त नागपुर के किसी इंस्टीट्यूट में रेगुलर डिप्लोमा की क्लास में भी। ये तो सुनने में ही असंभव लग रहा है। अभी तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट बाकी है। इससे भी बड़ा? हाँ, जांचकर्ताओं ने जब इन जगहों के बीच की दूरी देखी तो उनके भी होश उड़ गए। नागपुर जो महाराष्ट्र में है
और झुंझुनू जो राजस्थान में है, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी है लगभग 900 किलोमीटर। 900 किलोमीटर? जी 900 किलोमीटर। मतलब ये तो साफ साफ फिजिक्स के नियमों को चुनौती देना हुआ। ये तो कोई भी मान ही नहीं सकता। ये कहने जैसा है कि मैंने सुबह 10 बजे दिल्ली के ऑफिस में भी मीटिंग अटेंड की और ठीक उसी वक्त मुंबई के ऑफिस में भी प्रेजेंटेशन दे रहा था। और दोनों जगह आपकी हाजिरी भी लग गई। हाँ। और इसी एक पॉइंट ने एसओजी के लिए इस केस को ओपन एंड शट बना दिया। उन्हें अब किसी और सबूत की जरूरत ही नहीं थी। ये सिर्फ कागज की जालसाजी नहीं थी। ये तो एक तरह से लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दावा था जो भौतिक रूप से ही नामुमकिन है। इसने इस धोखाधड़ी को अकाट्य बना दिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। ये सिर्फ इस महिला की धोखाधड़ी के बारे में नहीं बताता, यह उन संस्थानों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। सही कहा आपने। नागपुर और झुंझुनू में बैठे वो लोग क्या कर रहे थे जो ऐसी असंभव डिग्रियां जारी कर रहे थे? क्या वहां कोई रिकॉर्ड चेक नहीं होता, कोई अटेंडेंस नहीं देखता? यही इस मामले का सबसे खतरनाक पहलू है। या तो ये संस्थान इतने लापरवाह हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका रेगुलर छात्र कभी क्लास में आया भी है या नहीं, या फिर और जो ज्यादा डरावनी आशंका है वो इस तरह के फ्रॉड में शामिल है। हो सकता है कि ये एक पूरा नेटवर्क हो जो पैसे लेकर इस तरह की अटेंडेंस मैनेज करता हो और डिग्रियां बांटता हो। मतलब ये बहुत बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, और जांच शायद अब उस दिशा में भी जा रही है। तो इस महिला ने नौकरी पाने के लिए इनमें से किस दस्तावेज का इस्तेमाल किया? उसने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और स्वायत्त शासन विभाग को गुमराह करने के लिए नागपुर वाली यूनिवर्सिटी से मिले डिप्लोमा को पेश किया। अच्छा, नागपुर वाला डिप्लोमा? जी। और इसी एक जाली दस्तावेज के आधार पर उसने सहायक अग्निशमन अधिकारी जैसा अहम पद हासिल कर लिया, जो सीधे सीधे जनता की सुरक्षा से जुड़ा है। ये दिखाता है कि ये कोई अचानक में किया गया फ्रॉड नहीं था। इसके पीछे पूरी प्लानिंग थी। पहले डिग्रियां जुगाड़ो, फिर भर्ती का इंतजार करो और फिर सिस्टम को धोखा देकर नौकरी पालो। बिल्कुल। और जब मामला इतना गंभीर और सुनियोजित हो तो कानून की निगाह में भी ये एक साधारण अपराध नहीं रहता। हाँ, ये जानना जरूरी है कि कानून ऐसे मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। देखिए, इसे कानून की नजर से देखें तो ये एक परतदार अपराध है, एक के ऊपर एक। सबसे ऊपरी और सीधी परत है धारा 420 यानी चीटिंग, सीधा सीधा धोखा देना। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन पुलिस यहीं नहीं रुकी। उन्होंने देखा कि ये धोखा एक जाली दस्तावेज के जरिए हुआ है, तो उन्होंने धारा 468 और धारा 471 भी जोड़ दी। 468 और 471, इसका क्या मतलब हुआ? धारा 468 है धोखाधड़ी के इरादे से जालसाजी करना और 471 है जाली दस्तावेज को असली बताकर इस्तेमाल करना। मतलब आपने सिर्फ धोखा नहीं दिया, बल्कि धोखा देने के लिए हथियार भी बनाया और इस्तेमाल किया। मतलब अपराध और भी गंभीर हो गया। और भी ज्यादा। जब जांचकर्ताओं ने देखा कि ये दस्तावेज कोई मामूली कागज नहीं बल्कि एक एजुकेशनल डिग्री है जिससे कानून की भाषा में मूल्यवान प्रतिभूति माना जाता है, तो उन्होंने सबसे गंभीर धाराओं में से एक धारा 467 लगा दी। धारा 467? जी, यह किसी की वसीयत या प्रॉपर्टी के कागजात में जालसाजी करने जितनी गंभीर मानी जाती है। बाप रे, तो ये तो बहुत ही संगीन मामला बन गया। लेकिन सबसे अहम धारा इन सब के ऊपर है धारा 120B यानी आपराधिक साजिश। आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हाँ, यह धारा इस पूरे केस को एक व्यक्ति की गलती से उठाकर एक सोची समझी साजिश के स्तर पर ले जाती है। तो आप कह रही हैं कि एसओजी सिर्फ इस एक अधिकारी के पीछे नहीं है, बल्कि वो एक पूरे रैकेट की तलाश में हो सकती है जो ऐसी डिग्रियां बेचता है। धारा 120B लगाने का मतलब ही यही है। जांच एजेंसी का मानना है कि ये काम अकेले नहीं किया जा सकता। इसमें एक से ज्यादा लोग शामिल हैं जिन्होंने मिलकर ये योजना बनाई। मतलब इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। हो सकती हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि जांच का दायरा अब सोबिया सैयद से कहीं आगे बढ़ चुका है। तो अगर आज की इस पूरी बातचीत को देखें तो तस्वीर काफी साफ होती है। एक अधिकारी जो फर्जी डिग्रियों के सहारे एक अहम पद पर बैठी थी जी। इस धोखे का आधार था एक ही समय में 900 किलोमीटर दूर दो शहरों में मौजूद होने का एक असंभव लगभग मजाकिया दावा, और एक लंबी जांच ने इस पूरे धोखे का पर्दाफाश कर दिया। तो अब सवाल ये है कि इस एक घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? मेरे हिसाब से ये मामला भर्ती करने वाली एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की हमारी प्रक्रिया कितनी पुरानी और कमजोर पड़ चुकी है। मतलब हम अभी भी सिर्फ कागज पर भरोसा कर रहे हैं। काफी हद तक। आज के डिजिटल दौर में जहां
फोटोशॉप और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वहां सिर्फ कागज के एक टुकड़े को देखकर उसे असली मान लेना बहुत बड़ा जोखिम है। वही तो, ये धोखाधड़ी तो एक नए ही स्तर पर है। ये सिर्फ कागज की जालसाजी नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान को चुनौती देने जैसा है। और फिर भी हमारा सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाया। जब तक कि किसी ने नतीजों में गड़बड़ी नहीं देखी। बिल्कुल। ये घटना हमें याद दिलाती है कि चयन प्रक्रियाओं में, खासकर उन पदों के लिए जो सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े हैं, जैसे पुलिस, डॉक्टर या फायर ऑफिसर। हाँ, इन पदों के लिए कितनी ज्यादा सतर्कता और एक मजबूत तकनीक आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम की जरूरत है। सोचिए, एक फायर ऑफिसर के गलत फैसले से कितनी जानें दांव पर लग सकती हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है। ऐसे पद पर किसी अयोग्य व्यक्ति का बैठना सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, ये जनता की जान के साथ खिलवाड़ है। ये सिर्फ एक नौकरी का सवाल नहीं है, ये समाज के भरोसे और सुरक्षा का सवाल है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात भी सामने आती है, एक ऐसा सवाल जो हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। क्या? इस केस में एक आरोपी पकड़ा गया है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक अकेली मछली है, या ये किसी बड़े और गंदे तालाब की तरफ इशारा कर रही है? क्या हमारे देश में ऐसी डिग्री शॉप्स चल रही हैं जो पैसे लेकर इस तरह की असंभव डिग्रियां बांट रही हैं? और अगर ऐसा है तो हमारी भर्ती प्रक्रियाओं में वो कौन सी बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, वो कौन से लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर ये लोग बार बार सिस्टम में घुस जाते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। इन कमजोरियों को भविष्य में कैसे दूर किया जाए और इस तरह के नेटवर्क्स को जड़ से कैसे खत्म किया जाए? इसका जवाब सिर्फ एसओजी जैसी जांच एजेंसियों को ही नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारे भर्ती बोर्डों को मिलकर खोजना होगा। क्योंकि अगर नींव ही खोखली होगी तो उस पर बनी इमारत कभी भी ढह सकती है। बिल्कुल।